दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत मोदी सरकार गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटती है। इस योजना के लाभार्थियों को सितंबर के बाद अब इस योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा। जी हां, कोरोना के कारण सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त और देने का फैसला किया था। जी हां, लेकिन अप्रैल से शुरू की गई इस स्कीम को सितंबर अंत तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन सितंबर के बाद इस योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा। इस योजना के लाभार्थी को सितंबर के बाद इस योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा। लिहाजा इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब आपके पास आखिरी मौका बचा है। जी हां, ऐसे में अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको फटाफट रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अब तक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। इस बीच राज्य का प्रमुख विपक्षी दल लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए किसी भी तरह से पार्टी में विरोध को लेकर सजग दिख रहा है। जी हां, खासकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने समर्थकों को टिकट देने की मांग को लेकर पार्टी किसी तरह के रिस्क लेने के मोड में नहीं है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव 3 क्षेत्रों में अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिए जाने के बाद उन्हें बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार दिया था। इस चुनाव में पार्टी इस प्रकार की किसी भी स्थिति से बचना चाह रही है। जी हां, राजद सूत्रों का कहना है कि तेज प्रताप यादव इस चुनाव में महुआ की बजाय समस्तीपुर के हसनपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आनंद किशोर का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवल दयाल सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि आनंद किशोर को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर 25 सितंबर 2020 के प्रभाव से अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार ने 25 सितंबर के प्रभाव से अगले 3 साल के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जा चुका है। वे मथुरा जेल में बंद थे। बीते 1 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने डॉक्टर कफील खान की मां नुजत परवीन की याचिका पर यह आदेश दिया है। दरअसल नुजत परवीन ने डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग काफी समय पहले की थी। वहीं इस सुनवाई में डॉक्टर कफील पर लगाए गए NSA को भी रद्द किए जाने के बारे में खबरें हैं। जी हाँ, अब रिहाई होने के बाद डॉक्टर कफील खान ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हाल ही में डॉक्टर कफील खान ने कहा है कि यूपी STF का धन्यवाद जिन्होंने मुझे एनकाउंटर नहीं किया है। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल में 5 दिन तक उनको भूखे प्यासे रखा गया था। इसके अलावा डॉक्टर कफील खान ने जुडिशरी का भी धन्यवाद दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैं जुडिशरी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अच्छा आदेश दिया। इसी के साथ ही डॉक्टर कफील खान ने सभी 138 करोड़ देशवासियों का भी धन्यवाद अदा किया है और कहा है कि मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संघर्ष में मेरा साथ दिया है। बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के एक विधायक वीरेंद्र कुमार जदयू में शामिल हो गए हैं। जी हां, बेगूसराय जिले के तेघरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक वीरेंद्र पिछले एक पखवाड़े में राजद छोड़कर जदयू में शामिल होने वाले प्रमुख विपक्षी पार्टियों के 7वें विधायक हैं। आपको बता दें कि 20 अगस्त को लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राजद को एक झटका उस समय लगा था जब लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय सहित उसके 3 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो गए। राजद ने अपने इन विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए दल से निष्कासित कर दिया था। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में राजद जिसके 80 विधायक हैं, उनमें से अब तक 7 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं और जदयू में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को बिहार में सड़क और पुल क्षेत्र में 8 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जी हां, कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। सभी परियोजनाओं की कुल लागत 18,000 करोड़ रुपए है। उनमें से कई के लिए निर्माण एजेंसी का चयन किया गया है और कुछ के लिए चयन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। इन परियोजनाओं से बिहार के 9 जिले को सीधा लाभ होगा। इनमें पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, पूर्णिया, भोजपुर, कैमूर, भागलपुर और सुपौल जिला शामिल है। बिहार में चुनावी साल के दौरान जारी सियासी आवाजाही के बीच पूर्व CM जीतन राम मांझी ने एनडीए के साथ होने का फैसला ले लिया है।
तमाम कयासों और अटकलों पर विराम लगाते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी 3 सितंबर यानी कि आज एनडीए में शामिल होंगे। इसकी जानकारी खुद उनकी पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी है। दानिश रिजवान ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि 3 सितंबर को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा बन जाएगा और जीतन राम मांझी इसकी विधिवत घोषणा करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच बिहार में परीक्षाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि परीक्षार्थी दूसरे शहरों में परीक्षा देने कैसे जाएंगे, लेकिन इसका समाधान रेलवे लेकर आया है। जहां बिहार में शुरू जेईई और अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षा को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने 2 सितंबर से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो छात्रों के लिए काफी राहत की बात है। राजधानी पटना में बंद होटल और लॉज अब जल्द खुलेंगे। लॉकडाउन में लगातार टलने के बाद अब प्रतियोगिता परीक्षा का दौर शुरू हो गया है। जेईई मेंस के साथ इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। खबर के मुताबिक पटना के होटल और लॉज खुल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में नेट, एनडीए और अन्य परीक्षाएं भी होनी है। इन एग्जाम में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए पटना के होटल और लॉज को परीक्षार्थियों के लिए खुलवाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अटकलों का दौर भी बढ़ता जा रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार उपाहोप की स्थिति बनी हुई है। वैसे गठबंधन की महत्वपूर्ण घटक दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के नेता उच्च स्तरीय वार्ता की दुहाई दे रहे हैं, जबकि वीआईपी पार्टी राजद द्वारा खुद को संतुष्ट करने की बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर फजीयत झेलनी पड़ रही है तो वह है उपेंद्र कुशवाहा। जी हां, दरअसल शुरुआती दौर में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस का दामन थामा, वैसे में राष्ट्रीय जनता दल रालोसपा को तवज्जो देने से गुरेज कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस की माने तो फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर राजद से वार्ता चल रही है, लेकिन ये वार्ता कब पूरी होगी इसका पता कांग्रेस नेताओं ने नहीं किया है। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बात को लेकर कांग्रेसी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के 7 सितंबर को होने वाले निश्चय संवाद से पहले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने 6 सितंबर को दिल्ली में बिहार संसदीय दल की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान एनडीए में लगातार दबाव बना रहे हैं। वहीं सिर्फ जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ एलपीजी उम्मीदवार उतारने की चेतावनी भी जारी कर दी है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान इन दिनों एक प्लान रणनीति के तहत सीएम नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर घेर रहे हैं, चाहे कोरोना का मुद्दा हो या फिर बिहार में बाढ़ का मुद्दा हो, बिहार में विकास और रोजगार का मुद्दा हो। हर मोर्चे पर चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार उनके एक भी आरोपों का खंडन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से पार्टी चलाने और टिकट बांटने में राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि 1000 करोड़ रुपए के चारा घोटाला के 4 मामलों में लालू प्रसाद को जेल की सजा हुई है, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें इलाज के नाम पर पहले रिम्स में और फिर पृथकवास के बहाने आलीशान बंगले में पहुंचा दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार का दोष सिद्ध अपराधी यदि राजनीतिक रसूखे के बल पर जेल में बंदी की बजाय राज के अतिथि जैसी 5 सितारा सुविधा पा रहा है तो इस पर सीबीआई को खुद संज्ञान लेना चाहिए। सनसनीखेज विज्ञापन के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कोरोना काल में लगातार सरकार की खामियों को उजागर किया है, लेकिन अब तक वह मीडिया के सामने नहीं आई है। हाल ही में एक न्यूज पोर्टल के जरिए पहली बार पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की जनता के सामने आई है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता पहले से ही बर्बाद है, ऊपर से हर साल बाढ़ की डस झेलती है और अब कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने बचा खोचा भी बिहार की जनता से छीन लिया है। लेकिन बिहार सरकार है कि अभी तक नींद से नहीं जागी है और बिहार की जनता को उसी हालात में छोड़कर चुनाव में लग गई है। साथ ही पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि वह बिहार की राजनीति में सिर्फ बिहार का भविष्य को बदलने के लिए आई है। इसके साथ ही पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि वह राजनीति में इसलिए नहीं आई है कि वह मुख्यमंत्री बनना है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री ही बनना होता तो वे जेडीयू में शामिल हो जाती। बिहार के पहले एक्सप्रेस वे बनने का रास्ता साफ हो गया है। यह मगध क्षेत्र के औरंगाबाद से मिथिला के जयनगर तक बनेगा। दक्षिण से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले औरंगाबाद से नेपाल सीमा पर स्थित जयनगर तक बनने वाले 271 किलोमीटर लंबी सड़क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भू अर्जन समिति ने मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में इसका टेंडर और फिर निर्माण शुरू हो जाएगा। जी हाँ, यह सड़क पटना सहित बिहार के 6 जिलों से होकर गुजरेगी।
बिजली चोरी की घटना पर रोक लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। अब हर जिले में बिजली चोरी को रोकने के लिए एक एक बिजली थाना अलग से स्थापित होगा। जी हां, प्रवर्तन दलों की संख्या 33 से बढ़कर 88 कर दी गई है। इनमें से 53 प्रवर्तन दल क्रियाशील भी कर दिए गए हैं। हर जिले में एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाना बनाने का फैसला जनसंख्या वृद्धि के साथ ही बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर लिया गया है। एलपीजी सिलेंडर पर उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से सब्सिडी दिए जाते हैं, लेकिन अब इस सब्सिडी को जल्द ही खत्म किया जा सकता है। जी हां, दरअसल वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट और भारत में रेट बढ़ने के चलते ग्लोबल मार्केट और स्थानीय स्तर पर मूल्यों का अंतर खत्म सा हो गया है। ऐसे में एलपीजी सब्सिडी की जरूरत भी खत्म हो सकती है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और स्थानीय स्तर पर अंतर की भरपाई सरकार की ओर से सब्सिडी देकर जाती रही है। 1 सितंबर को देश में सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों का रेट 594 रुपये हो गया है। दोनों सिलेंडरों के रेट में कोई अंतर न होने से साफ है कि अब सरकार को किसी भी तरीके से सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। राजधानी पटना वासियों के लिए बड़ी खबर आई है। बहुप्रतीक्षित मेट्रो का सपना जमीन पर उतर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो निर्माण कार्य का शिलान्यास होगा। अगले 30 महीनों में 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए एनसीसी को टेंडर मिला है। 553 करोड़ रुपए की 5 स्टेशन बनेंगे। वहीं दूसरे पैकेज में क्वालिटी बिल्ड कॉन 143 करोड़ रुपए से मेट्रो डिपो बिल्डिंग, वर्कशॉप और इंस्पेक्शन शेड बनाया जाएगा। पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर के लिए एक ही वर्कशॉप बनेगा जो 30 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। WHO का कहना है कि यूरोप और दुनिया के अन्य देश बिना वैक्सीन के भी कोरोना पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने होंगे। WHO की यूरोप निदेशक ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि यहां राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन सफल रहे हैं, लेकिन जहां संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है वहां इसकी काफी जरूरत है। उधर इटली के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को कोरोना से उबरने में कम से कम 1 महीने लगता है, इसलिए पॉजिटिव आने के 1 महीने बाद ही दोबारा टेस्ट कराना चाहिए। उन्होंने बताया कि 5 नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट में 1 टेस्ट गलत भी होता है। दारोगा बहाली की लिखित परीक्षा के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी ने तारीख की घोषणा कर दी है। दारोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर होने वाले बहाली के लिए मुख्य तिथि परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार ने जानकारी दी है और बताया कि परीक्षा 2 पालियों में होगी। आपको बता दें कि दारोगा बहाली की लिखित परीक्षा के लिए बिहार के 13 जिलों में परीक्षा का टेंडर बनाया जाएगा, जिसमें से 50,072 परीक्षार्थी 2446 पदों के लिए परीक्षा देंगे। भारत और नेपाल दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जिनकी बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। दोनों मुल्कों में न केवल धार्मिक समानता है बल्कि सांस्कृतिक समानता भी है। हिंदी और नेपाली भाषा को भी देखें तो न केवल लिपि देवनागरी है बल्कि शब्दावली भी एक जैसे ही है। जो हिंदी जानता या फिर पढ़ता है वो थोड़ी बहुत नेपाली भी पढ़ और समझ सकता है। तकिया कलाम की तरह एक बात अक्सर कही जाती है कि नेपाल और भारत के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है। नेपाल की सीमा 3 तरफ से भारत से जुड़ी हुई है और एक तरफ तिब्बत की सीमा लगती है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद नेपाल और भारत के रिश्ते आजकल ठीक नहीं हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कार्यकाल में 4 सालों के भीतर नेपाल के 3 दौरे किए थे। मोदी का तीसरा नेपाली दौरा मई 2018 में था। तीसरे दौरे में मोदी ने नेपाल से रिश्ते दुरुस्त करने में धार्मिक रास्ते का सहारा लिया था। इस दौरान में नरेंद्र मोदी ने सीधे धार्मिक स्थल जनकपुर गए और फिर मुक्तिनाथ। ये दोनों जगहों हिंदू धर्मवादियों के लिए अहम है। जी हां, जनकपुर के मंदिर में पूजा करने के बाद मोदी काठमांडू गए थे। पहले के दौरे में भी मोदी पशुपतिनाथ मंदिर गए थे। जाहिर है मोदी जब नेपाल के मंदिरों में जाते होंगे तो उनके मन में दोनों देशों में व्यापक स्तर पर धार्मिक पहचान की समानता रहती होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और आरजेडी में एक दूसरे को मात देने के लिए रणनीति विचार विमर्श चल रहा है। लालू यादव और नीतीश कुमार न केवल 2 दिग्गज नेता है बल्कि 2 अलग अलग शख्सियत भी हैं और 2 अलग अलग सोच के सिंबल भी हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले दोनों धुरंधर सन ऑफ द सियाल एक दूसरे की कमजोर नब्ज को छूने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार खुद को सर्व समाज का नेता मानते हैं तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद की निर्भरता ज्यादातर माया समीकरण पर निर्भर है। अब नीतीश कुमार यादव वोट बैंक के गुस्से को शांत करना चाहते हैं ताकि यादव समाज उनके खिलाफ एग्रेसिव वोटिंग ना करें। अपने मकसद को हासिल करने के लिए नीतीश कुमार की नजर अलग थलग पड़े शरद यादव पर है। अचानक से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले वक्त में शरद यादव की नीतीश खेमे में घर वापसी हो सकती है।
डाक विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारतीय डाक विभाग ने कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नोटिफिकेशन को पढ़ें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों की 2060 पदों पर भरने के लिए भर्तियां निकाली है। ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं पास निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि डाक विभाग के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन अंकों के आधार पर होगा। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। डाक विभाग के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। डाक विभाग के इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार indiapost.gov.in पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो रहा है, जिससे बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। जी हां, मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट के अनुसार बिहार के मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी सहित 19 जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं का असर बिहार के कई जिलों में दिखाई देगा। पटना, गया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, कटिहार, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया में भी तेज बारिश हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी में भी छुटकारा मिलेगी और वातावरण के तापमान में गिरावट आएगी। बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। खासकर ग्रामीण वर्ग के लोगों में मछली पालन करने के लिए जोर दिया जा रहा है। सरकार इसके लिए कई तरह की सब्सिडी दे रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने इस योजना के तहत प्रदेश के इच्छुक किसानों से आवेदन मांगा है। इसके तहत जो किसान भाई मछली पालन पर सब्सिडी चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में मछली पालन करने के लिए 50% की सब्सिडी दिया जाता है। लगभग 50,000 से 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दिया जा रहा है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं और मछली पालन का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप बिहार में मछली पालन करना चाहते हैं तो आप www.missfisheries.asdbihar.in पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन करने के पहले इस वेबसाइट के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, इसके बाद ही आवेदन करें। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। उस वेबसाइट के द्वारा आप किसी भी जमीन का पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। साथ ही साथ जमीन का नक्शा मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकारी आदेश के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नई वेबसाइट dlrs.vihar.gov.in पर लोगों को उनकी जमीन का डिजिटलाइज मैप मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। अब आपको जमीन का नक्शा के लिए कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, न ही किसी कर्मचारी के चक्कर लगाने होंगे। खबर के अनुसार बिहार में पहले प्लॉटर मशीन के जरिए डिजिटलाइज मैप 150 रुपए प्रति सीट के दर से निदेशालय से मिलता था, लेकिन अब ऑनलाइन के द्वारा आप फ्री में इसे प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में नीतीश सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नीतीश सरकार 54,000 रुपए के अनुदान देती है। बिहार में रहने वाली लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती है। खबर के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत ही बिहार की लड़कियों को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर बिहार सरकार के द्वारा 10,000 रुपए की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है तथा स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ उठाने के लिए लड़कियां बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। लड़की के जन्म होने पर 2,000 रुपए मिलेंगे, टीकाकरण पर 1,000 रुपए मिलेंगे, लड़की की उम्र 1 वर्ष होने पर 2,000 रुपए, इंटर पास करने पर लड़की को 10,000 रुपए, स्नातक उत्तीर्ण यानी कि स्नातक पास करने पर 25,000 रुपए मिलेगी। आपको बता दें कि ये पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आता है। इसके बारे में आप अधिक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। बिहार में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बिहार के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ें और आवेदन करें। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से MSc की डिग्री होनी चाहिए। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन अंकों के आधार पर किया जाएगा।
बिहार सरकार लंबे लंबे भाषण देती है, लेकिन सच्चाई क्या है किसी से छिपी नहीं है। बिहार में लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ाया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शायद ही ठीक ढंग से हो पाता है। बिहार सरकार की सर्वदलीय बैठक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन शर्त के साथ बिना मास्क के लोग नहीं चल सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन नीचे कुछ बस की तस्वीरें हैं जिसमें यात्री को तो छोड़िए, ना ड्राइवर मास्क लगाए हुए हैं और ना ही कंडक्टर। ये कोई लोकल में चलने वाली बस नहीं है, ये हमारे बिहार की राजधानी पटना जाने वाली बस है। जी हाँ, बिहार में कोरोना दिन प्रतिदिन बेकाबू होकर रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन किसी को डर नहीं है। बस मालिकों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। पूरा बस ऊपर से नीचे फुल होता जा रहा है। जी हाँ, प्रशासन भी हैरान है और मौन है। इससे बिहार एक भयावह दिशा की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।